हेलो दोस्तों, हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जीएसटी की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए एक नई चीज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे हम बात करने वाले हैं। और अब हम एक और भी स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। जो हमारी टीम है हम उनको भी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, जीएसटी में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं हिमांशु कुमार और मेरे साथ रवि, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसकी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये कब अप्लीकेबल होता है, पुराने सिस्टम में क्या था और नया सिस्टम जो 1 अप्रैल से आने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। साथ के साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है और क्या क्या पेपर लगते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत कन्फ्यूजन भी है, बहुत तरह की चीज़ें इसमें होती हैं और बहुत तरह के आप कह सकते हैं कि लोगों को प्रोविजंस भी नहीं पता है। तो हम इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज रवि है मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका टर्नओवर क्या होना चाहिए, उसमें किस किस तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर इंडिविजुअल होगा तो क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो क्या होगा, और अलग अलग कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो रवि आज मुझे बताएं कि पहले ये जीएसटी एप्लीकेबल कब होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और नए प्रोविजंस क्या है, पुराने प्रोविजंस क्या है। सर सबसे पहले मैं करंट प्रोविजंस की बात करूंगा तो अभी जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो 20 लाख है। और कुछ स्टेट्स जो स्पेसिफाइड हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ 7 स्टेट्स हैं और 4 और हिल स्टेट्स हैं, तो उनमें ये लिमिट है करंटली 10 लाख रुपए। ठीक है, और एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 10 लाख रुपए होनी चाहिए। फिर 1 अप्रैल 2019 से ये लिमिट चेंज हो रही है, जैसा सर ने बताया आपको, और उसमें ये लिमिट फिर बढ़ जाएगी। और जो मैंने अदर देन स्पेसिफाइड स्टेट्स का बताया उसमें ये लिमिट 40 लाख हो जाएगी। 40 लाख एग्रीगेट टर्नओवर आपकी यदि है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर आगे यदि ये जो मैंने बताया कि स्पेसिफाइड स्टेट्स जैसे 7 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं प्लस 4 हिल स्टेट्स जो और नहीं, तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 2 चीज़ें, 2 तरह की कंडीशंस है। एक है जो आप कह सकते हैं बैकवर्ड स्टेट है, अगर मैं उसको दूसरी तरह से बात करूं, हिली है वो बैकवर्ड स्टेट है, उनको प्रमोट करने की कोशिश की गई है। वहां पे जो कंडीशन अभी एग्जिस्टिंग है 20 लाख नॉर्मल, और जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर उस तरह के जो स्टेट है वहां पे 10 लाख है। और जो 1 अप्रैल से जो चेंजेस हो रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये जीएसटी में एक बहुत बड़ा चेंजेस अभी आने को है, जिसमें रिटर्न से लेकर हर चीज चेंजेस हो रही हैं, वहां पे ये लिमिट 40 लाख कर दी गई है। और जो हिली स्टेट थे या उस तरह के जो स्टेट थे, वो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट थे, उनको 20 लाख कर दी गई है। ये कहने का मतलब ये है। अब एक चीज ये बताएं कि अगर मैं सर्विस सेक्टर में तब भी ये एप्लीकेबल है या सर्विस सेक्टर के लिए कुछ अलग है? नो सर, सर्विस सेक्टर में एक्चुअली जो पुराने रेट हैं, जो पुराना टर्नओवर हमें है जैसे 20 लाख और 10 लाख, वो अभी सर्विस सेक्टर में वही एप्लीकेबल होगी। अभी ये जो करंटली है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स पे ही एप्लीकेबल। यानी ये बहुत क्लियर समझ लें कि यहाँ 2 चीजें हैं। ये अभी जो बात कर रहे हैं, जो अपग्रेडेशन की जो लिमिट बढ़ रही है, वो केवल उनके लिए एप्लीकेबल है जो या तो मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में। यस, सर्विस उसमें सर्विस प्रोवाइडर में नहीं, सेल के सर्विसेज में, सेल ऑफ कर। लेकिन जो प्रोफेशनल है उनके लिए लिमिट एग्जिस्टिंग ही रह जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन। पहली चीज, अगर आप इसमें फॉलो करते हैं तब अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, एलएलपी के केस में क्या होगा और प्राइवेट लिमिटेड के केस में क्या होगा। तो अगर प्रोप्राइटर है तो उस केस में क्या होगा? सर प्रोप्राइटरशिप में आपको इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो उसके केस में आपको पैन, आधार और फोटोग्राफ ऑफ प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल का फोटोग्राफ, पैन और आधार कार्ड, ये आपको चाहिए होगा। फिर आपको एड्रेस ऑफ बिजनेस का जो बिजनेस प्लेस है उसके एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको, या तो यदि आप वो खुद ओन करते हैं प्रॉपर्टी, वो प्रोप्राइटर ओन करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर सप्लाई बिल, वो भी आपका चल सकता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। और यदि वो रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस एनओसी फ्रॉम ऑनर से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू रन बिजनेस ये लेना होगा, यदि वो रेंटेड है प्रॉपर्टी तो। फिर आगे बात करते हैं तो स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक
और हाँ बिल्कुल, और पासबुक की फर्स्ट पेज की जो फोटो। मैं इसको समराइज एक लाइन में अगर करें तो जो इंडिविजुअल उनको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर हम टोटल देखें, एक पैन, आधार और फोटोग्राफ एक कैटेगरी हो जिसमें आईडी प्रूफ के लिए हो गया। हाँ। दूसरा एड्रेस प्रूफ में 2 चीजें हो सकती है, या तो आप खुद ओन करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गवर्नमेंट की कोई यूटिलिटी बिल लगा दें। हाँ, लेकिन अगर रेंटेड है उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट प्लस एनओसी। एनओसी का मतलब ये होता है कि आप ये कह सकते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है कि मैं यहाँ बिजनेस रन करना चाहता हूँ, और वो ऑनर आपको एक क्लियरेंस देता है कि इसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जब भी रजिस्ट्रेशन करो इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर किसी तरह का आपने मतलब प्रॉब्लम फेस किया हो या किसी तरह का आपको फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके वो चीज़ हमें बताएं, हम आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करेंगे, या तो आपके मेल पे या वहीं पे कमेंट बॉक्स में ही देंगे। उसके अलावा अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें उस केस में क्या रिक्वायरमेंट है? पार्टनरशिप फॉर्म के केस में सबसे पहले फॉर्म का जो पैन कार्ड है वो चाहिए होगा हमें, फिर पार्टनरशिप डीड, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, फिर डिक्लेरेशन टू कंप्लाई विद प्रोविजंस, मतलब प्रोविजन आप जीएसटी के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करेंगे, ये डिक्लेरेशन, फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी जो अपॉइंट होता है उसके लिए जो पार्टनर्स की जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो, फिर पार्टनर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब पार्टनर्स भी वही जो इंडिविजुअल में थे वही चीज़ आ जाएंगे, वही चीज़ आएंगी, जैसे पैन, आईडी ऑफ पार्टनर, ये सभी आ जाएंगी। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, इसके डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या क्या चाहिए होंगे, ये पहली बात मैं बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर्ड ऑफिस के हैं ये पार्टनरशिप में, कंपनी में, ये सभी जगह कॉमन होंगे लगभग। ओके। तो ये कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, यदि वो फर्म ऑन करती है उसको, मतलब मैं इसको फिर से एड्रेस प्रूफ को एक लाइन में खत्म करें तो एड्रेस प्रूफ में 2 चीजें हो गई, या तो आप खुद ओन करते हैं तो कोई भी यूटिलिटी बिल दे दें, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ओन नहीं करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट तीनों केसेस में, हाँ। और एनओसी मैंडेटरी है। फिर वही चीज अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कर रहे थे या जीएसटी में इम्पैनल्ड हो रहे थे और आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी मतलब होता है 1% कंपनी, एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उस केस में क्या रिक्वायरमेंट है? उस केस में सबसे पहले पैन, वो जो अगर हम देखें तो पार्टनरशिप में भी सेम था, यहाँ भी सेम है, ठीक है। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ओपीसी 1% कंपनी, और इन केस ऑफ एलएलपी वही पार्टनरशिप डीड आ जाएगी आपकी। फिर कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस बायलॉज जो होते हैं, बायलॉज वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद सेम एक चीज़ है कि कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, फिर डिक्लेरेशन टू कंप्लाई विद प्रोविजंस। मैं डिक्लेरेशन पे थोड़ा रुकूं। डिक्लेरेशन क्या होता है कि जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हाँ, उस फॉर्मेट में आपको जो भी डायरेक्टर है उनको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है कि उस प्रोविजन का फॉलो करेंगे। वो सिंपल फॉर्मेट होता है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो सिंपल चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कॉपी ऑफ बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन, और फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। अगेन जो हमने पार्टनरशिप फॉर्म में कहा था सेम यहाँ भी हमें एक ऑथराइज सिग्नेटरी की जरूरत होती है अपॉइंट होने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर डायरेक्टर्स की केवाईसी मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर्स की केवाईसी को देखें तो सारी चीजें वही हैं जो कि इंडिविजुअल और फॉर्म में सब थे, लेकिन यहाँ पे आपको आईडी, मोबाइल नंबर और ये सब भी मैंडेटरी है। ये चीजें सर मैं भी बता दूं कि मोबाइल और मेल आईडी जो है ये सभी केसेस में मैंडेटरी है, क्योंकि जो ओटीपी या फिर जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ईवीसी से जो रिटर्न फाइल करते हैं तो वो ओटीपी से होता है, तो वो उसके लिए आपको मेल और मोबाइल नंबर चाहिए ही चाहिए। तो एक चीज़ समझ लें कि जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आज की डेट में, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होना है वहीं से होना है। तो उसमें ध्यान रखें कि कोई अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू कराते हैं तो कोशिश करें कि प्रोफेशनल अपना ईमेल आईडी नहीं डाले। अदरवाइज होगा क्या, अगर वो अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालता है तो पहले तो आपको कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, और भगवान ना करे किसी रीजन से आप जब स्विच करना चाहेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। बेसिक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपना ईमेल आईडी अपने प्रोफेशनल को बोले कि वो ना डाले, आपका डालें, और सारा कम्युनिकेशन आपके साथ हो, और मोबाइल नंबर भी आपका हो। अदरवाइज होगा क्या कि प्रोफेशनल के ट्रैप में है आप एक तरह से। ये जनरल देखा गया है कि जब भी रजिस्ट्रेशन हम लोग भी करते हैं तो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, लेकिन इससे परहेज करें।
अदरवाइज ये आपके लिए बेनिफिट नहीं है। वहाँ पे ये अच्छा होगा कि आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी है, जो भी आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी है और जो प्रोफेशनल नंबर है वो वहाँ पे अपडेट करिए, ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो वो आपके साथ डायरेक्ट हो पाए। उसके अलावा फिर उसके अलावा जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस की मैंने बात की तो वही सेम हो जाएगा जो पहले था, पार्टनरशिप फर्म, और मतलब सभी केसेस में लगभग सेम है। अच्छा हाँ। अब बात करते हैं कि जीएसटी किस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो जरा मुझे बताएं कि किस किस सेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे मतलब पहला आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर। यदि आप किसान हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप आराम से मतलब किसानी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जीएसटी में रजिस्टर होना बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको फ्री रखा है। फिर आपको यदि आप इंडिविजुअल एडवोकेट हैं तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत तरह के प्रोविजंस हैं, अभी हमने एक समराइज करने की कोशिश की है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंटर स्टेट बिजनेस करते हैं फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है बिल्कुल इंटर स्टेट के केस में। तो ये इंटर स्टेट होता क्या है कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मैं यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे मैं किसी तरह का सेल कर रहा हूँ, जिसको आप इंटर स्टेट बोलते हैं। अगर इस तरह के आप बिजनेस में, तो फिर आपको जो रियायत है वो नहीं दी जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। तो आज हमने कोशिश ये किया कि जो प्रोविजंस नए आने वाले थे उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से क्या होना चाहिए और क्या प्रोविजंस नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने खुद से जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल किया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें कोई आपको परेशानी हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस केस में कोई मदद चाहिए तो रवि और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी और आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो वीडियो था वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे था। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।